बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत की जानिब से फ़ैसला किया गया है कि फ़ौरी तौर पर गंदम जो है वो 10 लाख टन गंदम बैरून मुल्क से मंगवाई जाए। अब उसके ऊपर जो सहाफ़ियों ने तफसीलात दी हैं कि कितने करोड़ डॉलर लगेंगे, अपने किसानों को पैसे नहीं दिए, यूक्रेन से मंगवाई जाएगी गंदम और उनको 40 करोड़ डॉलर दे के गंदम लेंगे। अपने गरीब किसान पे इनको रहम नहीं आया कि उनको पैसे दे दें और उनसे गंदम ले लें, और उनकी गंदम जो है पहले सुबह बंद किए रखा ताकि जो है वो जैसे केपी के साथ लगते इलाके हैं तो वो केपी में जो है वो गंदम का रेट अच्छा उनको मिल जाना था। अगर कोई बलूचिस्तान के साथ लगते इलाके हैं तौसा शरीफ और वो, तो वहाँ बंद किया हुआ है। सिंध बंद किया हुआ था, आज़ाद कश्मीर बंद किया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद गंदम की किल्लत पैदा हो गई। अब हुकूमत की जानिब से जो फैसला हुआ वो और फिर जो आगे ये करने जा रहे हैं, वफाकी हुकूमत ने सूबों की ज़रूरत पूरी करने के लिए फ़ौरी तौर पर 10 लाख टन गंदम दरामद करने का फ़ैसला किया है। आवाम को सस्ती और म्यारी गंदम फराहम करने की पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए, पता नहीं हम किस दुनिया में रहते हैं और इनको क्या लगता है कि आवाम को बिल्कुल ही कोई ख़बर नहीं है। भाई आवाम को अगर आपने म्यारी और सस्ती गंदम देनी थी तो भाई अपने किसान को फैसिलिटेट करके देनी थी। किसान भी आपका, वो भी आपकी आवाम थी, उसको भी फ़ायदा होता और बाकी आवाम को भी फ़ायदा होता। नहीं, वहाँ नहीं। अब 10 लाख टन गंदम डॉलर दे के, जो पहले हमारे पास ज़र मुबादला जितना है वो हम सबको पता है, और डॉलर दे के हम यूक्रेन से गंदम खरीदेंगे और सस्ती और म्यारी गंदम यूक्रेन से आएगी। अपने किसान को नहीं इन्होंने भला पहुंचाया और फ़ायदा पहुंचाया। वफाक और तमाम सूबों के दरमियान गंदम की दस्तयाबी, कीमतों और सप्लाई की सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत की गई, जिसमें बाहमी इत्तफाक की राय से फैसला किया गया कि पास्को के पास मौजूद गंदम के ज़खायर फ़ौरी तौर पर सूबों की ज़रूरियात के मुताबिक फ़राहम किए जाएंगे। मज़ीद ये फैसला किया गया कि चूँकि जो सूबों की मजमूई ज़रूरत पास्को के दस्तयाब ज़खायर से ज़्यादा है, इसलिए फ़ौरी तौर पर 10 लाख टन गंदम दरामद की जाएगी। पहले कहते थे क्या बात है, हुकूमत की क्या पॉलिसी है, इस दफ़ा गंदम खरीदी ही नहीं है, गंदम नहीं खरीदी, जिसकी वजह से जो अवाम और जो कस्टमर्स हैं, जो किसान और कस्टमर्स जो गंदम के ख़रीदार हैं, वो डायरेक्ट हो गए हैं। और जो है हुकूमत ऐसे ही पैसे लगाती थी, हुकूमत बिल्कुल अपने आप को महफूज रखा। अब 10 लाख टन गंदम दरामद की जाएगी ताकि मुल्क की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके और मार्केट में इस्तेहकाम हो। वफाकी वज़ीर ग़िज़ा राना तनवीर हुसैन ने कहा कि वफाकी हुकूमत आवाम को सस्ती और म्यारी गंदम की फराहमी के लिए पुरज़म है। पास्को के गंदम ज़खायर फ़ौरी तौर पर सूबों की ज़रूरियात के मुताबिक दिए जाएंगे और 10 लाख गंदम जो है वो दरामद की जाएगी ताकि आवाम को फ़ायदा दिया जा सके। हमारे दो साफ़ी हैं, उनकी जानिब से अहमद वड़ैच, वो कहते हैं कि वफाकी हुकूमत का 10 लाख टन गंदम दरामद करने का ऐलान, अपने किसानों को पैसे नहीं दिए, अब कम अज़ कम भी 40 करोड़ डॉलर की गंदम दरामद होगी। यहाँ रुपए नहीं दिए, यहाँ अब अपने किसानों को रुपए दे के गंदम नहीं खरीदी, बाहर गैर मुल्की किसानों को डॉलर दे के गंदम खरीदेंगे। फिर कहते हैं कि दानश्वर बताते थे तजुर्बाकार है, असल गेम आती ही इनको है, डॉलरों के तरसते मुल्क से ये खिलवाड़ किया जा रहा है। उस पर फवाद चौधरी ने लिखा कि अपने गरीब किसान को रुपया देने को तैयार नहीं थे और यूक्रेन के किसान को डॉलर देंगे। ये है हमारे मुल्क का निज़ाम और इस तरीके से आवाम के साथ ये सलूक रवा रखा जा रहा है। और इंसान सोचता है कि कोई तरस है इनके अंदर, कोई आवाम के लिए कोई भलाई इनके अंदर है या नहीं है, तो उसका जवाब है नो। आज बिलावल कह रहे थे, वो आज़ाद कश्मीर के हमारे भाइयों के लिए, आज़ाद कश्मीर के लोग आपके इल्म में है कि तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं और वो अपने हकूक़ के लिए डटे हुए हैं। पुरअमन उनकी एक स्ट्रगल है और वो अपने हकूक़ के लिए कोशिश जारी रखे हुए हैं। ऐसे में अब इंतखाबात हो रहे हैं, तो इंतखाबात में भी ये फैसला किया गया कि मरहलावार इंतखाबात करवाए जाएंगे। कुछ अजला में अब इंतखाबात 28 जुलाई को होंगे, कुछ अजला में बाद में करवाए जाएंगे, जिसकी वजह से मीरपुर और कोटली और मुजफ्फराबाद, वो लगता है इनको कि शायद ये यहाँ से पीपल्स पार्टी भी और नून लीग भी, आज नवाज शरीफ भी गया और वहाँ पे नवाज शरीफ 47वां ऐलान करके आया है एयरपोर्ट का। जहाँ जाते हैं, वो विहाड़ी गए एयरपोर्ट का ऐलान कर रहा है, वो किसी और ज़िला में जाते हैं वहाँ एयरपोर्ट का ऐलान, एबटाबाद में गए वहाँ एयरपोर्ट का ऐलान कर रहा है। अपने जो एयरपोर्ट्स हैं वो सारे के सारे अब प्राइवेट जो है ना, वो एक तरह से उनको नीलाम किया जा रहा है। दूसरे नंबर पर कर्जे के पैसों से हमने मोटरवेज बनाई हैं और फिर उन्हीं कर्जों के इवज़ हमने मोटरवेज को गिरवी रखवा दिया है। ये हमारे मुल्क का निज़ाम है और इसके ऊपर सड़क से सियासत शुरू होती है और सड़क पे ख़त्म होती है। ये है टोटल सियासत। बिलावल कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के भाइयों,
अगर आप चाहते हो कि आपको भी वही हकूक मिलें जो पाकिस्तान की अवाम को हकूक दिए जा रहे हैं, तो आप तीर के निशान पर वोट दीजिएगा। उसके बाद फिर अवाम पाकिस्तान ने जो जवाब दिया होगा और जो उनको हकूक दिए जा रहे हैं, और वो चाहते होंगे कि हाँ बाकी हमारे भाई हैं उनको ऐसे ना हकूक मिलें जो हमें दिए जा रहे हैं, ये एक हकीकत है। और पता नहीं किस उसके साथ वो नवाज शरीफ ने कहा ना कि आप कश्मीर को कश्मोर समझे हैं, मीरपुर को मीरपुर ख़ास समझे हैं, तो ये हकीकत है कि इन लोगों का भी अपनी ये दुनिया है। और मोटिवेट क्या कर रहे हैं कि जो हम हकूक सिंध में दे रहे हैं, जो हकूक हम लाहौर में दे रहे हैं, जो हकूक हम पंजाब सिंध और बाकी बलोचिस्तान में दे रहे हैं, आज़ाद कश्मीर के लोगों आपको भी वही देंगे। उनकी बिजली भी सस्ती, उनका आटा भी सस्ता, उन्होंने एहतजाज कर करके अपने लिए ये सारी चीज़ें बेहतर अंदाज में मैनेज की हैं। उनको कहा जा रहा है आपको वो हकूक देंगे जो कराची और सिंध के लोगों के हैं, और उस पर वोट मांगे जा रहे हैं। मंशूर देखें आप, मंशूर आप देखें। लाहौर हाई कोर्ट ने 12 सारा लड़के, एक याद रखिएगा कि जो गार्डियन के मुकदमात होते हैं, बच्चों की जो कस्टडी के मुकदमात होते हैं, उसमें जब बच्चा 8-9 साल का, एक तो ये कोई कंसेप्ट नहीं है कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा हर सूरत माँ को मिलेगा और 7 साल से बड़ा बच्चा हर सूरत जो है वो बाप को मिलेगा, और ये भी नहीं है कि दूसरी शादी हो गई है तो बस यही एक शर्त काफ़ी है। इसी तरीके से अगर कोई शादी खातून कर ले या खावंद जो है वो शादी कर ले, तो ये भी कोई कंडीशन नहीं है कि आपको हर सूरत जो है वो बच्चा उसको मिल जाएगा जिसने दूसरी शादी नहीं की, और जिसने शादी कर ली है दूसरी तो वो महरूम हो जाएगा। ऐसी भी कोई साइंस नहीं है। हाँ, ये ऐसे फैक्टर्स ज़रूर हैं जो आपके केस को स्ट्रेंथन करते हैं, लेकिन अदालत सिर्फ एक चीज़ देखती है, वेलफेयर ऑफ द माइनर। आपने साबित करना होता है कि जनाब बच्चे की कस्टडी मेरे पास रहना इस वजह से ज़रूरी है कि बच्चे की वेलफेयर इसमें है, बस एक ही, उसमें वो दादा हो वो नानी। कई मुकदमात में हमारे पास ऐसे केसेस आए, 16 साल की बच्ची है, नानी ने गार्डियनशिप ली हुई है, बाप को अदालत ने नहीं दी, नानी के पास रहने दी। अच्छा, उसमें सबसे बड़ी वजह है जब 7-8 साल का बच्चा हो जाए, जब वो समझदार हो जाए, शऊरी उसकी उम्र शुरू हो जाए, फिर बच्चे की जो मर्जी है ना वो बहुत ज़रूरी है। बच्चे की मर्जी के मुताबिक जो है वो अदालतों ने फैसला करना होता है। और याद रखिएगा कि जो फादर ये समझता है कि वो बच्चों की कस्टडी, या मदर ये समझती है कि वो बच्चे की कस्टडी ले लेगी और वो कहती है जी कि, या वो खावंद कहता है जी कि 7 साल के बाद मुझे मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बच्चे के साथ मिलना जुलना नहीं रखेंगे, बच्चे के साथ आप उसको तहाइफ नहीं देंगे, बच्चे का अखराजात नहीं देंगे, बच्चे के साथ आपकी जो है वो एक ताल्लुक नहीं रहेगा, तो बच्चा जैसे जैसे वो बड़ी उम्र में आएगा या शऊरी उम्र में आएगा, वो कभी नहीं, अदालत उससे पूछेगी कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं, बच्चा जिसके साथ जाना चाहेगा अदालत उसके साथ भेजेगी। यहाँ 12 साल का बच्चा है, लाहौर हाई कोर्ट में उसने बयान दिया है कि मैं अपने दादा के साथ रहना चाहता हूँ, अदालत ने उसको दादा के साथ भेजा है। लाहौर हाई कोर्ट में 12 साल लड़के को दादा से लेकर माँ के हवाले करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अब्बर गुल खान ने समाअत की। अदालती हुक्म पर CCPO लाहौर ने लड़के को अदालत में पेश किया। बच्चे ने अदालत में बयान दिया कि अपनी मर्जी से वो दादा के पास रह रहे हैं, वालदा ने धमकी दी थी कि साथ न रहा तो गला काट दूंगी। बच्चा कह रहा है कि भाई मैं अपनी माँ ने दरख्वास्त दायर की थी ना कि गैर कानूनी तौर पर दादा ने बच्चे को अपने पास रखा हुआ है, तो लाहौर हाई कोर्ट ने CCPO को कहा कि आप बच्चे को लेके आएँ। तो बच्चे से जब स्टेटमेंट ली गई तो बच्चे ने कहा जी मैं अपनी मर्जी से अपने दादा के पास हूँ, मेरी माँ तो कहती थी अगर आप मेरे पास ना आए तो मैं आपका गला दबा दूंगी। अदालत ने दादा पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि तलबी के बावजूद पेश क्यों नहीं हुए। बच्चे के दादा ने बयान दिया कि अदालती ऑर्डर का इल्म नहीं था, जिस पर माजरत खां हूँ। अदालत ने लड़के के बयान की रोशनी में उसे दादा के साथ जाने की इजाज़त दे दी, माँ की बजाय दादा के पास जाने की इजाज़त दी, चूँकि बच्चा 12 साल का था और उसने स्टेटमेंट दी और उसकी स्टेटमेंट की बुनियाद पर जो है वो ये सारा फैसला हुआ। अच्छा जी, दूसरी जानिब जो एक और बड़ा फैसला सामने आया है वो है रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया कि उन्होंने एक नोटिस जारी किया है। किसको जी? जस्टिस बाबर सत्तार को ये नोटिस जारी किया गया है और इसमें कहा गया है जी कि आप जो है वो अपनी जो ऑफिशियल रेजिडेंस है उसको खाली करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये जारी किया गया और जस्टिस बाबर सत्तार के नाम का ये है। उसमें कहा गया कि आप जो है वो अपनी, आप चूँकि पेशावर हाई कोर्ट चले गए हैं और आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपको ट्रांसफ़र कर दिया गया है, इस वजह से आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल रेजिडेंस है उसको आप खाली करें। बाबर सत्तार ने पहले भी एक ख़त लिखा था
کہ میں پشاور ہائی کورٹ میں ہوں، میں وہاں پہ سرکاری رہائش گاہ نہیں لوں گا، میری فیملی چونکہ بچے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ مجھے جو چونکہ ایک سرکاری رہائش گاہ تو آپ نے دینی ہے نا، تو وہ میری اسلام آباد والی ہی برقرار رہنے دیں تاکہ بچوں کا جو ایجوکیشن اور باقی چیزیں وہ ہوتی رہیں، اور میں پشاور میں سرکاری رہائش گاہ نہیں لوں گا، مجھے صرف ایک ہی رہائش گاہ چاہیے اور وہ اسلام آباد میں رہنے دیں۔ اور اتنا ہو جاتا ہے، ہائی کورٹ کا جج ہے اور اتنا تو کمپنسیشن ہوتی ہے، لیکن چونکہ نظام نہیں چاہتا اور نظام ہر صورت چونکہ نظام کی بات نہیں مانی، نظام کے سامنے ڈٹے رہے، نظام کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دیا، نظام کے لیے مسائل پیدا ہوئے، اب یہی وجہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ بھیج کر بھی نظام کو سکون نہیں آیا۔ اب جو ہے یہ جاری کیا گیا ہے، جسٹس بابر ستار کا اسلام آباد کا سرکاری گھر کینسل کر دیا ہے، جو ان کی تھا نا، ان کو جو گھر دیا گیا تھا یا ان کے نام پہ جو کیا گیا تھا گھر، وہ جو ہے کینسل کر دیا ہے۔ جسٹس بابر ستار کا اسلام آباد کا سرکاری گھر کینسل کر دیا گیا ہے۔ 3 اگست تک گھر خالی کرنے کا رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کا نوٹس بھی آ گیا۔ جسٹس بابر ستار جب کہ پشاور ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہوئے تو انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کو کہا کہ وہ پشاور میں گھر نہیں لیں گے، لیکن اسلام آباد کا گھر اپنے پاس رکھیں گے، کیونکہ ایک جج کو ایک ہی سرکاری گھر رکھنے کا اختیار ہوتا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے استدعا کی تھی۔ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی جو نوٹس جاری کیا تھا، اور نوٹس جاری کرنے کے بعد اب ان کی جو سرکاری رہائش گاہ ہے وہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے کینسل کر دیا۔ جسٹس بابر ستار یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج تھے سینئر، اور اب وہ پشاور ہائی کورٹ کے جج ہیں، ان کی سرکاری رہائش گاہ اسلام آباد والی کینسل کر دی ہے اور ان کو خالی کرنے کے نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ وہیں پہ